नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। यूपी के बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील को नामालूम अफराद ने मारी 24 गोलियां, बड़ी साजिश का शक। मकतूल एनआईए अफसर की बीवी को भी लगी गोलियां, दिल्ली फोर्ट्स अस्पताल में जेर इलाज। महबूबा मुफ्ती कल लेंगे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ बर्दारी तकरीब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। नई हुकूमत से लोगों को काफी उम्मीदें। मगरबी बंगाल और आसाम असेंबली इंतखाबात, दोनों रियासतों में कल पहले मरहले के तहत डाले जाएंगे वोट। अवाम करेंगे बड़े लीडरों की किस्मत का फैसला। भारत माता की जय का नारा नहीं लगाने वालों को मुल्क में रहने का नहीं इख्तियार, महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस का बयान। स्कूल में एडमिशन फॉर्म पर भारत माता की जय लिखना जरूरी, गुजरात के अमरेली के एक स्कूल में एडमिशन के लिए अनोखा फरमान। टीवी अदाकारा प्रत्यूषा बनर्जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रत्यूषा के हमला होने का अंदेशा, जांच के लिए भेजे गए नमूने। उधर प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल को तबीयत खराब होने के सबब अस्पताल में किया गया भर्ती। शनि शिंगणापुर मंदिर में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी का मामला, भूमादा ब्रिगेड ने वजीर आला और महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला दर्ज कराने का बनाया मंसूबा। वजीर आजम मोदी का सऊदी अरब दौरा, इक्तिसादी और तकनीकी ताउन समेत 5 मुआहिदों पर दस्तखत। और T20 क्रिकेट टीम के कप्तानी से शाहिद आफरीदी मुस्ताफी, कोच वकार यूनुस ने इस्तीफा देने से किया इनकार। तो चलिए खबरों की शुरुआत एनआईए अफसर के कत्ल से करेंगे। यूपी के बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील अहमद को कत्ल कर दिया गया। नामालूम मुसल्ला अफराद ने मोहम्मद तंजील पर 2 दर्जन से जायद गोलियां बरसाईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तंजील की अहलिया फरजाना को भी 3 गोलियां लगी हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तंजील अहमद ने पठानकोट जांच समेत कई अहम मामलों में खिदमात अंजाम दे चुके थे। देखिए खास रिपोर्ट। छोटे बच्चे छोड़ के बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील अहमद का कत्ल। तंजील को मारी गईं कई गोलियां। एनआईए अफसर की अहलिया फरजाना को भी लगी गोलियां। बिजनौर में सहस गेट के करीब एनआईए अफसर तंजील अहमद का कत्ल कर दिया गया। जेर तामीर रास्ते पर जैसे ही तंजील अहमद की कार वैगन आर की रफ्तार सुस्त हुई, 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। तंजील अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यही नहीं, तंजील की अहलिया फरजाना को भी 3 गोलियां लगी, जिनका इलाज नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। योजनाबद्ध तरीके से, प्लान तरीके से उन पर हमला हुआ, जिसमें वो बहादुर मोहम्मद तंजील शहीद हो गए हैं। उनकी पत्नी हैं, उनको भी गोली लगी है, उनका इलाज चल रहा है। तो आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। वैगन आर में वारदात के वक्त पिछली सीट पर तंजील अहमद के 2 बच्चे भी मौजूद थे। बच्चों ने किसी तरह सीट के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। वेपन तो ज़्यादा संभावना है कि ऑटोमेटिक वेपन होंगे, और जांच का दायरा जैसे बताया, एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है, और इसमें उनके परिजनों से बातचीत करके जो डिफरेंट आयाम हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं घटना के, उन सभी चीज़ों की तह में जा करके और शीघ्र इसका अनावरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। 20 साल से डीएसपी तंजील अहमद की फैमिली दिल्ली के शाहीन बाग में रह रही थी।
तंजील अहमद भांजी की शादी में शिरकत के लिए 1 अप्रैल को बिजनौर के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। शहीद तंजील अहमद पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान से आई जांच टीम से भी जुड़े थे। तंजील ने मुल्क में IS का मॉड्यूल पकड़ने में अहम रोल निभाया था। साथ ही जाली नोटों का कारोबार करने वालों के लिए भी मुसीबत बन गए थे। तंजील अहमद BSF में असिस्टेंट कमांडर थे, लेकिन अभी डिप्यूटेशन पर NIA की टीम से जुड़े हुए थे। आया है इस मामले में अब इन्वेस्टिगेशन NIA की टीम और इसके साथ साथ UP ATS और इसके साथ साथ कई जो एजेंसी है इस मामले जुट गई है कि आखिर किस तरह से और किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, ETV न्यूज़, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती रियासत की नई और पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर कल हलफ लेंगी। हलफ बर्दारी तकरीब के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। राजभवन जम्मू में सुबह 11 बजे मुनक्किद होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब में कई सरकर्दा शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। उधर नई हुकूमत से लोगों को काफी तवक्कुआत भी हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बीजेपी PDP के दोबारा हाथ मिलाने से नई हुकूमत के क़याम का ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। राजभवन जम्मू में महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेकर एक नई तारीख रकम करेंगी। गवर्नर NN वोहरा महबूबा मुफ्ती और उनकी काबीना के दीगर वुज़रा को हलफ दिलाएंगे। अगरचे महबूबा मुफ्ती हलफ बर्दारी तकरीब को सादगी से मुनक्किद करने की ख्वाहां हैं, ताहम इसके बावजूद हलफ बर्दारी तकरीब में कई कौमी लीडरान की शिरकत मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक काबीना में कोई खास तब्दीली की उम्मीद नहीं है, ताहम दोनों पार्टियां काबीना में चंद नए चेहरों को मुतारिफ कर सकती हैं। नई हुकूमत से आम लोगों, खास तौर पर नौजवानों को काफी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे JNK में भी पहले महिला चीफ मिनिस्टर बन रही है। सभी को बड़ी उम्मीदें हैं कि लोगों के लिए अच्छा काम करें। खासकर JNK जो पिछड़ी स्टेट है, इसमें बड़े मसाइल हैं, लोग गरीब हैं, खासकर स्टूडेंट जो हैं उनको आगे काम नहीं है, उनके पास बेरोज़गारी है। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो है कि थोड़ा सा जो अपना करप्शन है और उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। मेनली जो एक्सपेक्टेशन है अपना जो PDS अभी शुरू हुआ उसका पीपल अपोज कर रहे हैं उसके बारे में। तो वो जो पुराना सिस्टम है लोग वही चाहते हैं कि वही कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि जो वीट है वो पीपल को लोगों को वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे आटा पहले आता था वैसे हो जाए तो उसकी। और सेकेंडली जो अपना करप्शन है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती रियासत की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। ऐसे में रियासत की खवातीन इनसे ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं। मैं ये सोचूंगी कि अगर एक फीमेल चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है तो जो विमेन की, हालांकि मैं नहीं समझती कि हमारे JNK में इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है कि गर्ल्स की प्रॉब्लम्स का, लेकिन स्टिल जो है वो एज ए विमेन उन लड़कियों की प्रॉब्लम्स को समझें। विमेन सेफ्टी इश्यूज जो हैं उनको कंसीडर करें, विमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छे से वो काम करें। जो यहाँ पे विमेन के लिए स्कीम्स चल रही हैं उनको अच्छे से यहाँ पे लॉन्च करें, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उनको हर जगह पे लॉन्च किया जा सके, और बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से एड्रेस करके काम। नई हुकूमत से लोगों की तवक्कुआत के पेश नजर महबूबा मुफ्ती के लिए रास्ता आगे का आसान भी नहीं है। महबूबा मुफ्ती को सियासी और तरक्याती महाज पर कई चैलेंजेस का सामना रहेगा। ETV न्यूज़ जम्मू। तो चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर इंतखाबात से जुड़ी है। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में सीट शेयरिंग को लेकर 4 अप्रैल को कांग्रेस और DMK लीडरों की मुलाकात होगी।
कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद पीर को डीएमके सदर करुणानिधि से मुलाकात करेंगे और 16 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और डीएमके इत्तेहाद के दरमियान नशिस्तों की तकसीम को कतियत दी जाएगी। इस सिलसिले में कांग्रेस और डीएमके के दरमियान 25 मार्च को मुलाकात हो चुकी है। डीएमके के खाजिन स्टालिन ने कांग्रेस से डीएमके के दरमियान होने वाली बातचीत को समरावर होने का यकीन जाहिर किया है। वाज़ेह है कि साल 2004 के लोकसभा इलेक्शन में डीएमके कांग्रेस ज़ेर क़यादत वाली यूपीए इत्तेहाद का हिस्सा थी और साल 2013 में श्रीलंकन तमिल मामले पर डीएमके ने यूपीए से अलहदगी इख्तियार की थी। कांग्रेस तमिलनाडु यूनिट रियासत में 45 सीटों की उम्मीद लगाए है। इन दिनों मुल्क में एक नारा बहस का मसला बना हुआ है। भारत माता की जय बोलना चाहिए या नहीं? भारत माता की जय बोलने वाला हुब्बुल वतन है या गद्दार? इन मसाइल पर गर्मागर्म बहस का दौर जारी है। अब एक बार फिर इसे हवा दी है महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने। खास रिपोर्ट देखिए। लगता है इन दिनों मुल्क के सारे मसले मुर्दा हो गए हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई और बदउनवानी जैसे अहम मुद्दों पर आंखें मूंद लीडरान, वजीर और मजहबी जमात के तफरीह करने वाले लोग अपने अपने राग की डफली पीट रहे हैं। मुल्क की आवाम दो हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। एक भारत माता की जय बोलकर फख्र से सर उठा रहा है और इसे हुब्बुल वतनी का पैमाना तय कर रहा है, तो दूसरा धड़ा भारत माता का नारा बुलंद करना मजहब के खिलाफ मान रहा है। ताजा बयान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, जिसके बाद एक बार फिर सुलगते सियासी माहौल में तनाजे की चिंगारी उठना तय है। मी निश्चितपणे सांगतो, या देशामध्ये या देशातल्या कोट्यावधी लोकांचे मत आहे की भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल आणि जे लोक भारत मातेचा जय इस मुल्क में करोड़ों लोगों का मानना है कि भारत माता की जय कहा जाना चाहिए। जो लोग भारत माता की जय नहीं कहेंगे उन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। मैं मुंबई के एक मजार पर गया था। वहां सैकड़ों लोगों ने तिरंगा लहराकर भारत माता की जय का नारा लगाया था। आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी शेकडो मुस्लिम समाजाचे जे महत्त्वाचे धर्मगुरू आहेत ते धर्मगुरू उपस्थित होते आणि त्या सगळ्या धर्मगुरूंनी त्या ठिकाणी तिरंगा झेंडा फडकवून भारत माता की जयचा नारा दिला। महज सियासी फायदे के लिए मुल्क को बांटने और तोड़ने की कोशिश हो रही है और ऐसा नहीं है कि इसमें लीडर और वजीर ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मजहबी जमायत भी इसमें पीछे नहीं है। हाल ही में दारुल उलूम देवबंद ने भारत माता की जय का नारा बुलंद करने को लेकर एक फतवा दिया था। इस फतवे को टाला भी जा सकता था। मुल्क में जिस तरह का माहौल चल रहा है, इसके पेश नजर फतवे के फितूर को रोका जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं और दारुल उलूम देवबंद के फतवे ने जैसे आग में घी डालने का काम किया। साथ ही उन्हें मौका भी दिया जो ऐसे तनाजात पर किसी शिकारी की तरह आंख गड़ाए रहते हैं और सियासत करने से जरा भी नहीं चूकते। मुसलमान जो है वो तस्वुर तौहीद से जो जुड़े हुए हैं और वो खुदा के सिवा किसी की जो है वो पूजा और परस्तिश नहीं करते हैं। जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जब से खास तौर से बीजेपी की सरकार आई है उस वक्त से इस तरह के मसले उठाए जा रहे हैं जिनको हिंदुस्तान का आदमी जानता भी नहीं था। कभी धर्म परिवर्तन, कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी भारत माता की जय, कभी जय माता दी। जरूरी ये है कि क्या मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हिंदुस्तान में कोई तालीम, भूखमरी, बेरोजगारी, करप्शन, महंगाई और किसानों के दुख दर्द की बात भी करेगा,
क्या मजहब और भारत माता की जय के नाम पर सियासी रोटियां ही सेकी जाती रहेंगी? हालांकि आवाम को ऐसे बेसर पैर के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है और न ही लेना देना है ऐसे रहनुमाओं, वुज़रा और मजहबी दानिश्वरों को इन आवाम से। उन्हें तो लेना देना है वोट से। ऐसे में लाजमी होता है कि कम से कम हम और आप ऐसे रहनुमाओं और मजहबी अकीदों के लोगों के बयान से न सिर्फ किनारा कशी करें बल्कि उनका बायकॉट भी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर गुजरात के अमरेली के एक स्कूल में एडमिशन के लिए अनोखा फरमान जारी किया गया है। एडमिशन फॉर्म पर भारत माता की जय लिखना जरूरी बताया गया है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका दाखिला यहां नहीं होगा। बीजेपी के मकामी लीडर दलीप सिंधानी की सदारत में चलने वाले इस स्कूल में यह फरमान जारी किया गया है। श्री पटेल विद्यार्थी आश्रम 100 साल पुरानी एक शैक्षणिक संस्था अमरेली में हमारे पुरखों ने बनाई थी। राष्ट्रीय चळवळ में भी उन्होंने पूरा हिस्सा लिया था। आज इस संस्था में पदाधिकारी और ट्रस्टी मंडल की बैठक हुई। भारत माता के जय का नारा का देश में पूरे देश के नागरिकों को बोलना चाहिए, ये चर्चा हुई। कई लोग भारत माता के जय बोलने से इनकार कर रहे या उनका विरोध कर रहे। इसी स्थिति में पुनः भारत माता की जय बोल के भारत की आस्था, श्रद्धा और एकता की एक बुलंद आवाज उठे और भारत मजबूताई से पूरे विश्व में अपनी शाख बनाए। इसीलिए आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल और आसाम में पहले मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत 18 सीटों पर और आसाम में 65 हलकों पर रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन ने रायदही के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मगरबी बंगाल और आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए पीर को रायदही होगी। दोनों रियासतों में पहले मरहले के तहत रायदही होगी। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत 18 असेंबली हलकों के लिए रायदही होगी। मगरबी बंगाल में 294 हलकों के लिए 6 मरहलों में होगी पोलिंग। पहले मरहले के लिए 18 सीटों पर पोलिंग। पहले मरहले के लिए 133 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। रायदही के लिए 4945 पोलिंग मराकज। नक्सल से मुतासरा अजला में पोलिंग। मगरबी मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा में पोलिंग। हसास मकामात पर 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि दीगर मकामात पर 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के 34 साला दौर का खात्मा कर दिया था। इस बार तृणमूल कांग्रेस को लेफ्ट के अलावा बीजेपी से सख्त मुकाबला है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इलेक्शन के लिए इत्तेहाद किया है। मगरबी बंगाल इलेक्शन में इस बार सियासतदानों के अलावा फिल्म स्टार, क्रिकेटर, फुटबॉल खिलाड़ी, साबिक फौजी और सरमायाकार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अहम लीडरों की किस्मत का फैसला। मगरबी बंगाल के वजीर सुकुमार संतीराम महतो। बीजेपी ने करगिल जंग के साबिक फौजी दीप्तांशु चौधरी को उम्मीदवार बनाया। टीएमसी ने सरमायाकार महमूद्रा को उम्मीदवार बनाया। टीएमसी ने फुटबॉल खिलाड़ी बाचिंग भूटिया को उम्मीदवार बनाया। मगरबी बंगाल में टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस के दरमियान अहम मुकाबला है। उधर आसाम में भी पहले मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आसाम में दूसरे मरहले में वोट डाले जाएंगे। आसाम असेंबली की 126 सीटों के लिए पहले मरहले में 65 हलकों पर पोलिंग। 539 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 12,190 पोलिंग मराकज, 40,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पहले मरहले में कांग्रेस, बीजेपी, एजीपी, एआईडीयूएफ के और दीगर उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के 65 उम्मीदवार, बीजेपी के 54 उम्मीदवार, एजीपी के 11 उम्मीदवार, एआईडीयूएफ के 27 उम्मीदवार, सीपीआई और सीपीएम के 10 उम्मीदवार, गैर मुसल्लिमा पार्टियों के 60 और 13 आजाद उम्मीदवार। अहम लीडरों की किस्मत का फैसला। तरुण गोगोई आसाम के वजीर आला,
प्रणब गोगोई असेंबली स्पीकर, बापन सिंह साबिक मरकजी वजीर, गौतम राय साबिक वजीर, अजंता नयोग, सिद्दीक अहमद, बसमती गोगोई, सुमित्रा और दीगर शामिल हैं। मगरबी बंगाल और आसाम इलेक्शन के नतायज का ऐलान 19 मई को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे सऊदी अरब में काफ़ी मसरूफ़ हैं। रियाज में मोदी ने सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की। इस दौरान बाहिमी ताल्लुकात के अलावा दीगर कई मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। इससे कबल मोदी ने TCS का दौरा किया, जहां पर हिंदुस्तानियों ने वज़ीर आज़म मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में सरमायाकारी के सुनहरे मौक़े दस्तयाब हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। अपने दौरे सऊदी अरब के दूसरे दिन मोदी TCS के ITES सेंटर पहुंचे, जहां उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी गूंजे। PM मोदी ने कहा कि मैं उन लोगों से मिल रहा हूं जिन पर सऊदी अरब की आवाम फख्र महसूस करती है। इन्होंने सरमायाकारों को हिंदुस्तान आने की दावत दी। मोदी ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हिंदुस्तान में आपका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद बिजनेसमैन के नुमाइंदों से तबादला ख्याल करते हुए मोदी ने कहा कि हम बहुत जल्द हिंदुस्तान में GST लागू करने वाले हैं। वाज़ेह है कि 3 ममालिक के दौरे पर निकले PM मोदी शनिचर को सऊदी अरब पहुंचे। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट और बेल्जियम में भारत EU समिट में हिस्सा लिया। अपने दौरे सऊदी अरब के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वज़ीर सेहत खालिद अल फहाली से मुलाकात की। मोदी ने रियाज में सऊदी अरब के वज़ीर खारजा अदील अल जुबैर से भी मुलाकात की। एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट में तेज गति से तीव्र विकास, क्षेत्रीय स्थिरता तथा सुरक्षा पर विचारों का हमारा आदान प्रदान, एक नई सुदृढ़ता और एक नई ऊर्जा लेकर भारत सऊदी कोऑपरेशन एक नई ऊंचाई के लिए और अग्रसर हो रहा है। मोदी ने बिजनेस कम्युनिटी को लुभाते हुए कहा कि हिंदुस्तान के पास 3 बड़ी चीजें हैं, जिसमें जमहूरियत के अलावा मुकम्मल अदालती निजाम और तिजारत के लिए बेहतरीन माहौल। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में स्किल वर्कर्स और डिमांड की भी कोई कमी नहीं है। मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ शोबों की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सरमायाकारी के बहुत सारे मौके हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद सऊदी अरब के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब क्रिकेट। वेस्टइंडीज की खातून क्रिकेट टीम ने तारीख रकम करते हुए T20 आलमी कप का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। इस तरह वेस्टइंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 8 विकेट से शिकस्त देकर पहली बार ICC खातून वर्ल्ड T20 का खिताब जीत लिया। वेस्टइंडीज की तरफ से मैथ्यूज ने शानदार पारी खेलते हुए 66 रन बनाए, जबकि कप्तान टेलर ने 59 रनों की पारी खेली। तो वहीं T20 आलमी कप में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी पर माथापच्ची शुरू हो गई है। आफरीदी ने T20 क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, जबकि टीम के कोच वकार यूनुस ने मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया है। वहीं PCB की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वजीर आजम नवाज शरीफ को सौंप दी है। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। पहले एशिया कप, फिर T20 आलमी कप। शाहिद आफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खेल शायकीन को नाराज किया। अब PCB में शिकस्त का फंदा किसके गले डाला जाए, इस पर माथापच्ची जारी है। शुरुआत कप्तान शाहिद आफरीदी से हुई है। मौके की नजाकत को समझते हुए आफरीदी ने खुद ही T20 क्रिकेट टीम की कप्तानी से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। आफरीदी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। आफरीदी ने अपने चाहने वालों को मुखातिब करते हुए PCB का शुक्रिया अदा किया और ये भी लिखा है कि इनका क्रिकेट से सुबकदोशी का कोई इरादा नहीं है। कप्तान आफरीदी ने अपने ट्वीट में टीम की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यही हाल कोच वकार यूनुस का भी है। वकार यूनुस पर भी ओहदे से मुस्तफी होने का दबाव है, लेकिन वो टीम की नाकिस कारकर्दगी के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते।
वकार यूनिस के मुताबिक अगर पीसीबी कहे तो वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन एक विलेन की तरह मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। दूसरी जानिब पीसीबी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एशिया कप और आईसीसी T20 आलमी कप से जुड़ी रिपोर्ट वजीर-आज़म नवाज शरीफ के सुपुर्द कर दी है। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर पीसीबी में रद्दोबदल किए जा सकते हैं।